हाय एवरीवन। आज की वीडियो में मैं टीनेज स्किन केयर रूटीन और प्री टीन्स के स्किन केयर रूटीन के बारे में बात करूंगी। तो अगर आपका एज ग्रुप 10 to 19 ईयर्स है या फिर आप पेरेंट्स हैं टीनेजर्स के, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताऊंगी टीनेजर्स के स्किन केयर रूटीन के बारे में, और बहुत कुछ इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको एक ओवरव्यू देती हूँ कि इस वीडियो में हम क्या क्या बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि क्या हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं और उनकी वजह से क्या आपकी स्किन में हो रहा है, जिसकी वजह से आपकी स्किन थोड़ा वियर्ड बिहेव कर रही है। सेकंड, मैं आपको बताऊंगी एक सही स्किन केयर रूटीन अलग अलग स्किन टाइप्स के हिसाब से और आपके एज के हिसाब से, क्या वो प्रोडक्ट्स हैं, सनस्क्रीन, फेस वॉशेस, क्या क्या आपको यूज़ करना चाहिए और क्या आपको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, मैं आपको कुछ डूज़ एंड डोंट्स बताऊंगी। इसमें मैं सब कुछ बताने वाली हूँ, एलोवेरा के बारे में, नो स्ट्रिप्स के बारे में, बहुत कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें डूज़ एंड डोंट्स मैं इस सेक्शन में आपको बताऊंगी। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी वैक्सिंग के बारे में। तो अगर आप वैक्सिंग के बारे में सोच रहे हैं तो किन बातों का आपको ध्यान रखना है, और अगर आप हेयर रिमूवल लेज़र कंसिडर कर रहे हैं तो उसकी क्या इंटरनेशनल गाइडलाइंस हैं, किस एज में आप हेयर रिमूवल लेज़र शुरू कर सकते हैं, वो भी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। अगला सेक्शन बहुत इंटरेस्टिंग है, ये है फंगल एक्ने। तो आप में से काफ़ी लोगों ने ये गूगल किया होगा, इसके बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा। तो फंगल एक्ने क्या होता है उसके बारे में मैं इस सेक्शन में बताऊंगी। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी मेकअप के बारे में, मेकअप के डूज एंड डोंट्स। तो इस एज में क्या मेकअप करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो भी मैं आपको इस सेक्शन में बताऊंगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि पीरियड्स के दौरान क्या स्किन केयर रूटीन आपको फॉलो करना है, और इंटीमेट हाइजीन के बारे में भी बात करेंगे। इसके अलावा मैं बताऊंगी कि क्या वो इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट्स हैं जो अगर आप अपने बैग में कैरी करेंगे तो आपको आसानी रहेगी और आप अपने स्किन केयर रूटीन को और अच्छा फॉलो कर सकेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे स्ट्रेच मार्क्स के बारे में जो इस एज में अपीयर हो सकते हैं। हम बात करेंगे चैप्ड लिप्स के बारे में, उसके लिए आपको किन बातों का ध्यान रखना है, और हम डाइट और पीसीओएस के बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले तो हम हार्मोनल चेंजेस के बारे में बात करते हैं। जो इस एज में हार्मोनल सर्जेस होते हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उसकी वजह से ऐसा होता है कि हमारे सेबेशियस ग्लैंड ज़्यादा सीबम प्रोड्यूस करते हैं। ज़्यादा सीबम प्रोड्यूस करने की वजह से क्या क्या होता है, हमारी स्किन ऑयली हो सकती है। वो अगर हमारे ग्लैंड्स, हमारे पोर्स क्लॉग हो जाएं तो उससे हमें कॉमेडोन्स बन सकते हैं, वाइट हेड ब्लैक हेड बन सकते हैं। अगर उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए तो उसमें आपको पस वाले पिंपल हो सकते हैं। इसके अलावा क्योंकि हमारी स्किन ऑयली हो रही है जैसे, तो वैसे ही हमारा स्कैल्प भी ऑयली हो सकता है, हमें डैंड्रफ भी हो सकती है। तो इस वजह से एक स्किन केयर रूटीन प्रॉपर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये स्किन में चेंजेस नोटिस कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको ये अपने स्किन केयर रूटीन में चेंजेस लाने की ज़रूरत है ताकि आप अपनी स्किन का ठीक से ख्याल रख सकें। अब नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, हमारा सही स्किन केयर रूटीन। तो स्किन केयर रूटीन के बारे में जब मैं बात करती हूँ तो जैसा अगर आपने मेरी पहली वीडियोस में भी देखा है तो ये डिपेंड करता है कि आपकी स्किन ड्राई है, आपकी स्किन ऑयली है, या आपकी स्किन नॉर्मल है, सेंसिटिव है। उस पर हम प्रोडक्ट्स उसके हिसाब से चूज़ करते हैं। अधिकतर लोगों की स्किन इस एज में ऑयली होती है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी स्किन ऑयली ही हो, और इस वजह से सही स्किन के प्रोडक्ट्स यूज़ करना ज़रूरी है। अगर आप ऑयली स्किन के हिसाब से प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे और आपकी स्किन ऑयली नहीं है तो भी आपकी स्किन को नुकसान हो सकता है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि क्या क्या वो प्रोडक्ट्स हैं जो आपको यूज़ करने बहुत ज़रूरी हैं। तो सबसे पहले तो फेस वॉश, सही फेस वॉश चूज़ करना ज़रूरी है। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप सैलिसिलिक एसिड बेस्ड फेस वॉश इस्तेमाल कर सकते हैं। सैलिसिलिक एसिड 1% और 2% में आता है, लेकिन मैं 1% ही सजेस्ट करती हूँ क्योंकि 2% काफ़ी बार काफ़ी ज़्यादा ड्राइंग हो सकता है। तो फेस वॉश, अगर आपकी स्किन ऑयली नहीं है तो आपके लिए ड्राई स्किन का, नॉर्मल स्किन का ग्लिसरीन बेस्ड फेस वॉश हो सकता है। बहुत सारे ऐसे जेंटल फेस वॉशेस अवेलेबल हैं जो आपकी स्किन को फेस वॉश करने के बाद भी बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करेंगे, और ये बहुत ज़रूरी है कि आपके चेहरे से एक्सेस ऑयल हटे,
डर्ट हटे, लेकिन आपकी स्किन उसके बाद बहुत ड्राई ना हो। प्लीज़ इस बात को याद रखें। काफ़ी बार लोग ऐसे फेस वॉशेज़ इस्तेमाल करते हैं जो जब मैं उनका चेहरा देखती हूँ तो वो इतना ड्राई होता है और वो सोचते हैं कि हम सही कर रहे हैं क्योंकि हम अपने चेहरे से सारे एक्सेस ऑयल को हटा रहे हैं। लेकिन प्लीज़ ध्यान रखें कि ऐसा करने से आप अपने नॉर्मल स्किन के बैरियर को डिसरप्ट कर रहे हैं, जिसमें फिर और ज़्यादा चांसेस हैं कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो। और अगर स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई रहेगी आपकी, अगर आप अपनी स्किन को बहुत ज़्यादा ड्राई रखने की कोशिश करेंगे तो उससे ये होगा कि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करेगी, क्योंकि आपकी स्किन को लगेगा कि हाइड्रेशन की ज़रूरत है और ऑयल प्रोड्यूस करने की ज़रूरत है क्योंकि स्किन ड्राई है, तो फिर और ज़्यादा एक्सेस में ऑयल प्रोड्यूस होगा। तो बिल्कुल भी ऐसा ना सोचें कि हमारा फेस वॉश सही ढूंढने का एम ये है कि हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई रहे। इसके अलावा मैंने एक वीडियो करी थी लॉकडाउन में, जिसमें मैंने आपको जितने भी फेस वॉशेज़ इंडिया में आसानी से ओवर द काउंटर अवेलेबल हैं, जैसे गार्नियर एक्नो फाइट और न्यूट्रोजिना का फेस वॉश और हिमालय नीम फेस वॉश, ये सारे बहुत सारे फेस वॉशेस को मैंने कंपेयर किया था और मैंने हर फेस वॉश की अच्छी बातें और ऐसी बातें जो मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी वो मैंने उस वीडियो में बताई थी। तो उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करेंगे, वो वीडियो आप ज़रूर देखिए, तो उससे आपको सही फेस वॉश चूज़ करने में आसानी रहेगी। नेक्स्ट अब देखिए, आपको फेस वॉश कम से कम 2 बार करना है, एक बार सुबह और एक बार शाम को, ये मिनिमम है। और सुबह फेस वॉश करने के बाद मॉइस्चराइज़र लगाना ज़रूरी है। अब ये एक दूसरा मिसनोमर है कि लोग सोचते हैं कि अगर हमारी स्किन ऑयली है तो हमें मॉइस्चराइज़र नहीं लगाना है। ये भी बिल्कुल गलत है। मॉइस्चराइज़र सबको लगाना है और सबकी स्किन टाइप के हिसाब से मॉइस्चराइज़र अवेलेबल है। आपकी स्किन ड्राई है तो आपका मॉइस्चराइज़र अलग होगा, आपकी स्किन ऑयली है तो ऑयली स्किन का मॉइस्चराइज़र अलग होगा। तो ऑयली स्किन के लिए ऐसे मॉइस्चराइज़र्स अवेलेबल हैं जिनमें होहोबा ऑयल है। ये मैंने इस पे एक अलग वीडियो भी बनाई है जिसमें मैंने बजट टू लग्जरी मॉइस्चराइज़र्स फॉर ऑयली स्किन बताया है। तो वो वीडियो आप देख के सही मॉइस्चराइज़र भी चूज़ कर सकते हैं अगर आपकी स्किन ऑयली है। और ड्राई स्किन के लिए भी मैंने मॉइस्चराइज़र्स पर एक वीडियो बनाई है, तो आप सही मॉइस्चराइज़र चूज़ कर सकते हैं, लेकिन मॉइस्चराइज़र लगाना बहुत ज़रूरी है। अब मॉइस्चराइज़र सुबह लगाने के बाद इसके बाद आपको सनस्क्रीन लगाना है। तो सनस्क्रीन इस एज ग्रुप के लिए अलग है। नॉर्मल सनस्क्रीन्स आपके लिए सही नहीं रहेंगे। मैं प्रेफर करती हूँ कि टीनेजर्स केमिकल फ्री सनस्क्रीन्स लगाएं। तो आपको फिज़िकल सनस्क्रीन्स लगाने हैं। फिज़िकल सनस्क्रीन ज़्यादा अच्छे होते हैं, ज़्यादा लंबे समय तक सन प्रोटेक्शन देते हैं, जो कि मैं अज्यूम करती हूँ कि आप बाकी लोगों की तरह बार बार सनस्क्रीन नहीं लगा सकते। और ये बहुत आपकी स्किन के सेंसिटिव स्किन के लिए अच्छे होंगे। अगर कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा है, स्विमिंग कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए भी फिज़िकल सनस्क्रीन्स ही अच्छे हैं। तो आपकी एज ग्रुप के हिसाब से, आपके लाइफस्टाइल के हिसाब से ये बहुत अच्छे रहेंगे। और मैं सजेस्ट करूँगी कि सिर्फ चेहरे पर ही नहीं, सारे एक्सपोज्ड एरियाज़ पे, यानी हाथों पर, लेग्स पर, डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू आर वेयरिंग, ये सनस्क्रीन आपको लगाने ज़रूरी हैं। और घर के अंदर हैं तब भी लगाना है। और प्लीज़ फिज़िकल ब्लॉकर्स का इस्तेमाल करिए, क्योंकि वो केमिकल्स उनमें कम होते हैं, तो वो आपकी स्किन के लिए, आपकी एज की स्किन जो कि सेंसिटिव स्किन है, उसके लिए ये फिज़िकल ब्लॉकर्स बहुत अच्छे रहेंगे। तो फिज़िकल ब्लॉकर्स पर भी मैंने एक वीडियो बनाई है, जो वो आप देख सकते हैं और उससे आप सही फिज़िकल ब्लॉकर चूज़ कर सकते हैं। फिज़िकल ब्लॉकर्स वो होते हैं जिनमें टाइटेनियम डाइऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड होता है। तो ये फिज़िकल ब्लॉकर्स एक्चुअली आपकी स्किन के ऊपर सेटल हो जाते हैं। तो जब लाइट पड़ती है तो ये फिज़िकल ब्लॉकर्स बेसिकली उसको रिफ्लेक्ट करेंगे और ये उस लाइट को एब्जॉर्ब नहीं होने देंगे, और ये खुद भी आपकी स्किन में एब्जॉर्ब नहीं होंगे। और इसी वजह से इस एज ग्रुप के लिए फिज़िकल ब्लॉकर्स सही हैं। तो अब हमने फेस वॉश सुबह कर लिया और मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन। उसके बाद रात के लिए फिर से फेस वॉश करना है। देखिए, रात के लिए मैं यही कहूँगी कि डबल क्लेंजिंग करना बहुत अच्छा रहेगा। डबल क्लेंजिंग का मतलब है कि 2 बार फेस वॉश करना। और मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप 2 बार जेंटल क्लेंजर से वॉश करें अपना चेहरा, क्योंकि आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव है और ऐसी एज है आपकी कि जिसमें हम हार्श प्रोडक्ट्स इस्तेमाल नहीं करेंगे, बजाय कि आप एक हार्श फेस वॉश इस्तेमाल करें जो कि आपकी स्किन में एलर्जी कर सकता है, स्किन को और सेंसिटिव कर सकता है, स्किन को रेड कर सकता है, स्किन को ड्राई कर सकता है। तो 2 माइल्ड जेंटल क्लेंजर्स इस्तेमाल करना ज़्यादा अच्छा रहेगा, बजाय कि एक हार्श क्लेंजर आप इस्तेमाल करें। तो
इसमें मैं सजेस्ट करती हूँ प्रोडक्ट्स जैसे सीटाफिल। तो सीटाफिल पर भी मैंने एक अलग वीडियो बनाई है जिसके क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं जो सेंसिटिव स्किन के लिए हैं, आपकी एज ग्रुप के लिए हैं और जो बहुत हार्श नहीं होंगे। तो उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया है, तो वो आप ज़रूर देखिए। अब हम आते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट सेक्शन में। इसमें मैं आपको स्किन के डूज़ एंड डोंट्स के बारे में बताऊंगी। ये डूज़ एंड डोंट्स मैंने जो आपको बता रही हूँ ये वो हैं जो मैंने अपनी क्लिनिक में अपनी डेली प्रैक्टिस में देखे हैं। जो आपके एज ग्रुप के लोग ये सब चीज़ें फॉलो करते हैं, उसमें से क्या चीज़ें अच्छी हैं, सही हैं, या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो उतनी सही नहीं हैं, और क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, वो मैं अब आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले है हेयर ऑयलिंग और जेल्स और वैक्सेस। तो जेल और वैक्सेस आपको इस एज में इस्तेमाल नहीं करने हैं। ऑयलिंग मैं समझती हूँ अगर आपके बाल लंबे हैं तो आपको ऑयलिंग करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप उतनी फ्रीक्वेंटली हेड वॉश नहीं कर सकते। लेकिन मैं सजेस्ट करती हूँ कि स्कैल्प में बहुत ज़्यादा ऑयल आप ना लगाएं, उससे आपके पोर्स क्लॉग होकर आपको हेयरलाइन पे पिंपल निकल सकते हैं। साथ में क्योंकि आप उतनी फ्रीक्वेंटली हेड वॉश नहीं करते, तो अगर आप बहुत ज़्यादा ऑयलिंग करेंगे और उसके बाद बहुत दिनों तक अपना हेड वॉश नहीं करेंगे तो आपके स्कैल्प में डर्ट, पोल्यूशन, डस्ट, डैंड्रफ ये सब कुछ हो सकता है, जिससे फिर और प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। तो मैं सजेस्ट करती हूँ कि अगर आपके बाल लंबे हैं तो आप बालों की लेंथ पे ज़्यादा ऑयलिंग करें ताकि आपके बाल मैनेजेबल हों, लेकिन स्कैल्प पे आप उतनी ज़्यादा ऑयलिंग ना करें। और तो जेल्स वैक्सेस बिल्कुल नहीं करना है, ऑयलिंग कम से कम करनी है। तो अब अगला जो इम्पॉर्टेंट डोंट है जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो है टूथपेस्ट। तो हाथ जोड़ रही हूँ, टूथपेस्ट मत लगाइए। आप लोग टूथपेस्ट लगाते हैं क्योंकि आप लोग सबसे पहले तो सही स्किन के रूटीन फॉलो नहीं करते। फिर जब आपको पिंपल निकल आते हैं तो आप ऐसे व्लॉगर्स को और टिकटॉकर्स को फॉलो करते हैं जिन्हें सही स्किन के रूटीन के बारे में नॉलेज नहीं होती है। तो प्लीज़ आप एक क्वालिफाइड प्रोफेशनल से सलाह लीजिए जिनको स्किन के बारे में सही नॉलेज है। आप उनको फॉलो करके आप क्विक फिक्सेस ढूंढते हैं, फिर आप टूथपेस्ट लगाते हैं, फिर टूथपेस्ट लगा के आप स्किन को बर्न करते हैं। उसके बाद आप आके कहते हैं कि डॉक यू हैव टू डू समथिंग अबाउट दिस पिंपल, आई हैव टू अटेंड अ पार्टी। तो ऐसा नहीं हो सकता है। आपको सही स्किन के रूटीन फॉलो करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी अपनी स्किन पे। और ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि आप टूथपेस्ट लगा कर आएँ और फिर आप बोलें कि आपको कल ही अपनी स्किन को ठीक करना है। ऐसा नहीं हो पाएगा। आप टूथपेस्ट लगा के अपना और मेरा काम और मुश्किल कर देते हैं। नेक्स्ट जो नहीं करना है वो है गार्लिक। लहसुन नहीं लगाना है, डिटॉल नहीं लगाना है, पिंपल को स्क्वीज़ नहीं करना है, और बेटनोवेट तो बिल्कुल भी नहीं लगानी है। जहाँ से मुझे नहीं पता ये आइडियाज़ कहाँ से आ रहे हैं, लेकिन आप लोग बेटनोवेट अपने चेहरे पे लगाते हैं, लहसुन लगाते हैं, डिटॉल लगाते हैं पिंपल को ख़त्म करने के लिए, बेटनोवेट लगाते हैं फेयरनेस के लिए, ग्लो के लिए। ये बहुत गलत है। बेटनोवेट एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेरॉइड है। आप अपनी स्किन को और ज़्यादा डैमेज करेंगे। अगर आपको ग्लो चाहिए, अगर आपको अपनी स्किन में एक हेल्दी ग्लो चाहिए, तो प्लीज़ सही क्रीम्स का इस्तेमाल करिए जिनमें स्टेरॉइड नहीं है, जिनमें हाइड्रोक्विनोन नहीं है, और जो आपकी स्किन को डैमेज ना करे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है नो स्ट्रिप्स। तो नो स्ट्रिप्स को लेके भी टीनेजर्स के बहुत सारे सवाल रहते हैं, बहुत सारे डाउट्स रहते हैं कि नो स्ट्रिप्स हम यूज़ कर सकते हैं या नहीं, ये सेफ़ है या नहीं। देखिए, ऐसा नहीं है कि ये अनसेफ है, पर द प्रॉब्लम इज़ कि अगर आप सही स्किन के रूटीन फॉलो ना करें और ऐसे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल ना करें जिनकी वजह से धीरे धीरे आपके ब्लैक हेड्स कम हो, तो और नो स्ट्रिप्स के भरोसे रहें और उससे अपने ब्लैक हेड्स रिमूव करें, और अगर आप हर 4-5 दिन में नो स्ट्रिप्स का इस्तेमाल करें तो वो गलत होगा। आप कभी कभार नो स्ट्रिप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन नो स्ट्रिप्स थोड़ी हार्श होती हैं। वो ब्लैक हेड्स और डेड स्किन सेल्स निकालने के अलावा नेचुरल ऑयल्स भी एक्सट्रैक्ट कर रही हैं। तो ये बार बार नो स्ट्रिप्स का इस्तेमाल करना सही नहीं रहेगा। आप कभी कभी नो स्ट्रिप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, और सही तरीका यही रहेगा कि आप उन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करें जो कॉमेडोलिटिक हों, जो आपके ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स को रिमूव करें और धीरे धीरे नए ब्लैक हेड वाइट हेड बनने ना दें। तो ऐसे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें। अगर बहुत ज़्यादा ब्लैक हेड्स हैं तो ऐसे प्रोसीजर्स करवाएं जो बहुत जेंटल हैं, हार्श नहीं है आपकी स्किन के लिए, और जिससे ब्लैक हेड्स बहुत आसानी से निकाले जाएंगे। और ये सारे प्रोसीजर्स डर्मेटोलॉजी क्लिनिक्स में अवेलेबल हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है स्क्रब्स। तो काफ़ी बार लोग मुझसे पूछते हैं कि एक स्क्रब प्रिस्क्राइब करूं। तो देखिए, मैं बताना चाहती हूं कि स्क्रब का रोल क्या है। स्क्रब का ये रोल है कि डेड सेल्स को एक्सफोलिएट करना, क्योंकि डेड सेल्स पाइलअप हो रहे हैं। लेकिन आपके डेड सेल्स पाइलअप नहीं हो रहे हैं। प्लीज़ ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि स्क्रब्स उस एज ग्रुप के लिए हैं
20+, 25+, जिसमें कि हमारा डेड सेल्स का टर्नओवर धीरे धीरे स्लगिश हो रहा है, कम हो रहा है। जैसे 40 की एज में, 50 की एज में, जब हमारे सेल्स उतना ज़्यादा शेड ऑफ नहीं हो रहे हैं, आप लोग यंग हैं, आपके सेल्स का टर्नओवर बहुत अच्छा है, आपको स्क्रब्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी अगर आपको कुछ करना है तो आप बहुत ही जेंटल स्क्रब, वो भी बहुत कम, वो भी अगर आपकी स्किन में बहुत ज़्यादा एक्टिव एक्ने नहीं है या आपकी स्किन ड्राई नहीं है, वो कर सकते हैं। उसमें भी मैं सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा होम रेमेडीज़ पे रिलाई करें, DIYs पे रिलाई करें। अब होम रेमेडीज़ और DIYs की बात करें तो आपके लिए कुछ ऐसे DIYs हैं जो आपकी स्किन के हिसाब से हैं। प्लीज़ आप अपने चेहरे पे बहुत ज़्यादा हल्दी या लेमन ना लगाएं अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है या ड्राई है। तो सही DIYs भी मैंने एक वीडियो में सजेस्ट करे हैं आपकी स्किन के हिसाब से, आपके हेयर के हिसाब से, वो आप कर सकते हैं। वो वीडियो का लिंक्स भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया है। नेक्स्ट है एलोवेरा। तो एलोवेरा भी लोग सोचते हैं कि ये तो हेल्दी है, ये तो प्लांट एक्सट्रैक्ट है, तो ये तो लगा सकते हैं, ये तो बहुत बेनिफिशियल है। लेकिन मैंने एलोवेरा से भी बहुत रिएक्शंस और एलर्जीज़ देखी हैं उन लोगों में जिनकी स्किन ड्राई है। फिर से एक बार बता रही हूँ कि ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आपकी स्किन ऑयली ही होगी अगर आप टीनेजर हैं। तो अपनी स्किन को देखिए, अगर वो ड्राई है, सेंसिटिव है, तो हो सकता है एलोवेरा आपके लिए सही ना हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो बताना चाहती हूँ वो है फेयरनेस क्रीम्स। तो फेयरनेस क्रीम्स को लेके बहुत ज़्यादा हाइप है। लोग सोचते हैं कि हम ये लगा लें तो हम अपने स्कूल में अच्छे लगेंगे, अपनी टीनेज में बहुत अच्छे लगेंगे। फेयरनेस क्रीम से बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकते हैं। प्लीज़ ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो फेयरनेस क्रीम्स आपको लगाने की ज़रूरत है। आप यंग हैं, आपकी स्किन ऑलरेडी बहुत ग्लो कर रही है, अगर आप सही स्किन का रूटीन फॉलो करेंगे, सनस्क्रीन्स वगैरह लगाएंगे, तो आपके लिए आपकी स्किन ऑलरेडी बहुत अच्छी लग रही है तो वो और अच्छी हो जाएगी। और फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको आपके लाइफस्टाइल की वजह से बहुत टैनिंग हो रही है, तो आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलिए और सेफ स्किन लाइटनिंग क्रीम्स का इस्तेमाल करिए। सेफ स्किन लाइटनिंग क्रीम्स पर भी मैंने एक वीडियो बनाई है, जो वो आप देख सकते हैं, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया है। ब्लीचिंग को लेके भी काफ़ी डाउट्स होते हैं लोगों को कि अगर चेहरे पे बहुत ज़्यादा बाल हैं तो क्या हम ब्लीच कर सकते हैं। ब्लीच में बहुत हार्मफुल केमिकल्स होते हैं जैसे सोडियम हाइपोक्लोराइड, तो वो टीनेज में सेफ़ नहीं है। मैं सजेस्ट करती हूँ कि 20+ के लोग ही अपने चेहरे पे ब्लीच लगाएं। और ब्लीच किसी भी तरह की हो, उसमें ये केमिकल ज़रूर होता है। ऐसे कुछ केमिकल्स होते हैं जिनकी वजह से उसका ब्लीचिंग एक्शन होता है। तो ब्लीच आपकी D10 हो या हनी ब्लीच हो या कैसी भी ब्लीच हो, फ्रूट ब्लीच हो, इसका नाम अलग अलग हो सकता है, लेकिन हर ब्लीच में वही कुछ केमिकल्स हैं जिसकी वजह से ब्लीचिंग एक्शन हो रहा है। तो मैं सजेस्ट करती हूँ कि 20+ के लोग ही ब्लीच का इस्तेमाल करें चेहरे पे। तो नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है वैक्सिंग। वैक्सिंग को लेके लोगों के बहुत ज़्यादा डाउट्स रहते हैं टीनेजर्स के कि हम वैक्सिंग कराएं तो हमें किन बातों का ध्यान रखना है, वो मैं आपको बताती हूँ। तो अगर आप वैक्सिंग को कंसिडर कर रहे हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि वैक्स फ्रेश हो। अगर आपकी वैक्स कुछ दिन पुरानी है तो उसमें बहुत कंटैमिनेशन हो सकता है, बैक्टीरियल कंटैमिनेशन, फंगल कंटैमिनेशन। उससे क्या होगा, वैक्सिंग कराने के कुछ दिन बाद, हफ्ते बाद या 10 दिन बाद आपको लगेगा कि आपकी बॉडी पे बहुत ज़्यादा दाने निकल रहे हैं, पस वाले। तो वो इसीलिए निकलते हैं क्योंकि आपकी वैक्स कंटैमिनेटेड होती है। ऐसे भी होता है कि कुछ एक्ने निकलते हैं वैक्सिंग के बाद, जो अगर आपके हार्ड ग्रोथ है तो उससे निकलेंगे, वो बैक्टीरियल कंटैमिनेशन की वजह से नहीं निकलते। पर जो हम अपनी तरफ से कर सकते हैं वो ये कि ये ध्यान रखें कि जो वैक्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो फ्रेश हो। और अगर वो कुछ भी दिन पुरानी है, ख़ास तौर पे गर्मियों में, तो फिर ऐसा हो सकता है कि आपको वैक्सिंग कराने के कुछ दिन बाद इन्फेक्शन हो जाए। अब इसके अलावा आप ये कर सकते हैं कि वैक्सिंग कराने के बाद एंटीबैक्टीरियल लोशन लगाएं वैक्स्ड एरिया पे, तो उससे भी आप काफ़ी हद तक अपनी प्रॉब्लम को कंट्रोल कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि अगर आप में से कुछ लोग हेयर रिमूवल लेज़र कंसिडर कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत कन्फ्यूजन रहता है कि किस एज ग्रुप में हेयर रिमूवल लेज़र हो सकता है, क्या हम करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते। तो वो इंटरनेशनल गाइडलाइंस मैं आपको बताना चाहती हूँ। हेयर रिमूवल लेज़र किस एज में शुरू हो सकता है, उसकी इंटरनेशनल गाइडलाइंस ये हैं कि आपके पीरियड्स जिस एज में शुरू हुए हैं उसके 2 साल बाद आप हेयर रिमूवल लेज़र करा सकते हैं, या फिर 16 ईयर्स से के बाद, विच एवर इज़ अर्लियर।
तो अगर आपके पीरियड्स 12 साल की उम्र में शुरू हुए हैं तो आप 14 साल या उसके बाद कभी भी हेयर रिमूवल लेज़र करवा सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी था क्लियर करना, क्योंकि काफ़ी बार लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि हम हेयर रिमूवल लेज़र के लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं। नेक्स्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग सेगमेंट है, ये है फंगल एक्ने। तो फंगल एक्ने के लिए मैं ये अग्री करूँगी कि ये एंटिटी हमारी बुक्स में है ही नहीं। डर्माटोलॉजी बुक्स में देयर इज़ नथिंग कॉल्ड फंगल एक्ने। लेकिन इतने सारे टीनेजर्स ने मुझे आके बोला कि डॉक हमें फंगल एक्ने है, हमने गूगल कर लिया अपने सिम्टम्स और हमें फंगल एक्ने है। तो मुझे लगा कि मुझे इसके बारे में पढ़ना चाहिए कि ये सब लोग अगर फंगल एक्ने कह रहे हैं तो ये है क्या। और उसके बाद पता चला कि मैलिसीजिया फॉलिकुलाइटिस, जो कि एक नोन एंटिटी है, ये एक बीमारी है और जिसके बारे में सब डर्माटोलॉजिस्ट ने पढ़ा है, उसी को फंगल एक्ने कहा जाता है गूगल पे। और ये बेसिकली फंगल इन्फेक्शन है, और जो लेकिन क्योंकि पिंपल जैसा लगता है देखने में, तो इस वजह से गूगल के टर्म्स में इसे फंगल एक्ने कहा जाता है। अब ये मैं अग्री करती हूँ कि ये एक बहुत ही बहुत ही कॉमन एंटिटी है और काफ़ी फ्रीक्वेंटली फंगल एक्ने देखा जाता है, और इसको ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक फंगल एक्ने ट्रीट नहीं होगा, आप पिंपल की कितनी भी क्रीम्स लगा लीजिए, आपका चेहरा साफ नहीं लगेगा। तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप एंटी फंगल क्रीम्स और डैंड्रफ के शैम्पूज़ का इस्तेमाल करें, क्योंकि डैंड्रफ भी एक फंगल इन्फेक्शन है और उससे आप काफ़ी हद तक अपना फंगल एक्ने ठीक कर पाएंगे। तो अगर आपको लग रहा है कि आपको फंगल एक्ने है तो प्लीज़ तुरंत एक डर्माटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करिए। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट मेकअप। मैं अग्री करती हूँ कि हमारे मिलेनियल किड्स और मिलेनियल मॉम्स को ये लगता है कि हमारे बच्चे बहुत अच्छे लगें, टीनेजर्स को ये लगता है कि हम बहुत अच्छे लगें और हमारे चेहरे पे ब्लेमिशेस नज़र ना आएँ, तो आप मेकअप का इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो अब हमें ये डिस्कस करना है कि क्या क्या वो चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी हैं। देखिए, क्योंकि आपकी एज ऐसी है कि मैं बहुत ज़्यादा हार्श मेकअप प्रोडक्ट्स रेकमेंड नहीं करूँगी, तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप बीबी क्रीम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बीबी क्रीम्स में बहुत ही हल्का टिंट होता है, तो ये मैक्सिमम है जो मैं चाहूँगी कि आप यूज़ करें, और इससे ज़्यादा आप बहुत कुछ चीज़ें अपने चेहरे पे ना लगाएं, क्योंकि जितना आप मेकअप करेंगे, जितना आप अपने चेहरे पे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करेंगे, उतना ज़्यादा आप अपने पोर्स को क्लॉग करेंगे और उससे फिर और ज़्यादा ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स और पिंपल बन सकते हैं। इसके अलावा ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपना मेकअप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ना करें, क्योंकि उससे भी कंटैमिनेशन बढ़ने के चांसेस होते हैं। और इसके अलावा आप ऐसा कर सकते हैं कि टिंटेड सनस्क्रीन्स अवेलेबल हैं। तो टिंटेड सनस्क्रीन्स में फिज़िकल ब्लॉकर्स होते हैं, वो हल्का सा पीच टिंट आपके सनस्क्रीन को देते हैं, और वो तरीका बहुत ज़्यादा सही रहेगा अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं कुछ अपने चेहरे पे। इसके अलावा आप जो भी कुछ इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर लिपस्टिक्स हैं तो मैं प्रेफर करूँगी कि आप लिप ग्लॉस या अपने चेहरे पे लिप ग्लॉस जैसी चीज़ें इस्तेमाल करें, जिसमें कि आप बहुत ज़्यादा मैट प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल ना करें जो आपके लिप्स के लिए बहुत डिहाइड्रेटिंग हो, आपके लिप्स को ड्राई करें और धीरे धीरे आपके लिप्स डार्क हो जाएं। तो आपको लिपस्टिक्स का इस्तेमाल नहीं करना है। इसके अलावा अगर आप कुछ आई मेकअप इस्तेमाल कर रहे हैं तो बहुत सारे ऑर्गेनिक ब्रांड्स आजकल अवेलेबल हैं जिनमें हार्मफुल केमिकल्स नहीं हैं या बहुत कम हैं। तो प्लीज़ वो ब्रांड्स आप चूज़ करें जो आपकी स्किन के लिए, आपकी आइज़ की डेलिकेट स्किन के लिए वो सही रहें। तो नेक्स्ट अब मैं आपको बताती हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। आप में से काफ़ी लोगों ने नोटिस करी होगी कि पीरियड्स के दौरान आपके पिंपल्स बढ़ जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, जब भी हार्मोनल चेंजेस होंगे तो सीबम प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होगी, तो उससे आपके पिंपल्स पीरियड्स के आसपास बढ़ सकते हैं। इसके अलावा जब भी स्ट्रेस होगा तो काफ़ी बार लोग कहते हैं कि पार्टी से पहले, फंक्शन से पहले, कोई इंपॉर्टेंट ओकेजन से पहले भी पिंपल बढ़ जाते हैं। ऐसा भी इसलिए होता है क्योंकि स्ट्रेस से भी हमारे हार्मोनल चेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं और उससे भी एक्ने ट्रिगर हो सकता है। तो उस दौरान आपको ज़्यादा ख्याल रखना है अपने पिंपल्स का, सही फेस वॉशेस का इस्तेमाल करना है और पिंपल का जेल इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि 1% क्लिंडामाइसिन जेल आप लगा सकते हैं अगर आपको पिंपल्स निकल रहे हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट सेगमेंट वो ये कि इंटीमेट हाइजीन के बारे में। सो इस एज में इंटीमेट हाइजीन को लेके बहुत सारे सवाल रहते हैं, तो वो मैं आज इस वीडियो में क्लियर करना चाहती हूँ। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि मैं ये बताना चाहती हूँ कि वेजाइनल वॉशेस बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करने हैं।
वेजाइना एक सेल्फ क्लीनिंग ऑर्गन है, तो आपको बिल्कुल भी हार्श एंटीसेप्टिक सोप्स, डिओड्रेंट्स, टैल्कम पाउडर्स और हार्श एंटीसेप्टिक वॉशेस का इस्तेमाल नहीं करना है। वेजाइनल वॉशेस से मैंने अपनी क्लिनिक में काफ़ी पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा एलर्जीज़ और ड्राइनेस देखी है, तो प्लीज़ उस एरिया को क्लीन करने के लिए माइल्ड सोपी वाटर इस्तेमाल करें, बहुत ज़्यादा हार्श क्लेंजिंग एजेंट्स का इस्तेमाल नहीं करें। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट कन्फ्यूजन जो लोगों को रहता है वो है हेयर के बारे में, प्यूबिक हेयर के बारे में। तो देखिए जो प्यूबिक हेयर हैं वो इसलिए हैं, वो एग्जिस्ट क्यों करते हैं, वो इसलिए हैं ताकि वो प्यूबिक हेयर आपके वेजाइना को इन्फेक्शन से बचाते हैं, तो उनका एक पर्पस है, इस वजह से वो हैं। तो आप प्लीज़ प्यूबिक हेयर को बहुत ज़्यादा क्लीन करने के बारे में ना सोचें। अभी आपकी स्किन भी सेंसिटिव है तो आप प्यूबिक हेयर को ट्रिम कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा प्यूबिक हेयर रिमूव करने के बारे में सोचेंगे तो उससे भी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप प्यूबिक हेयर रिमूव करना चाह रहे हैं तो काफ़ी बार वैक्सिंग से इन सब चीज़ों से आपको बहुत ज़्यादा बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, तो फिर आप आगे जाके हेयर रिमूवल लेज़र के बारे में सोच सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, काफ़ी बार लोगों को सैनिटरी पैड से एलर्जी होती है, तो अगर आपको सैनिटरी पैड से एलर्जी हो रही है तो प्लीज़ अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें और वो आपको दूसरे और तरीके बताएंगे जो सैनिटरी पैड की एलर्जी को ठीक करने के बाद आप कुछ और दूसरे ब्रांड्स ट्राई कर सकते हैं, कॉटन पैड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके अलावा आप टैम्पून्स या मेंस्ट्रुअल कप का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपको दोबारा बार बार ये सैनिटरी पैड की एलर्जी ना हो। इसके अलावा वेजाइनल डिस्चार्ज के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। काफ़ी बार लोग इस एज में कंफ्यूज रहते हैं कि क्या वेजाइनल डिस्चार्ज नॉर्मल है और क्या नहीं है। देखिए, ओव्यूलेशन के टाइम पे थोड़ा फिजियोलॉजिकल डिस्चार्ज होता है। ओव्यूलेशन माने 14th डे जो पीरियड के बाद, तो या पीरियड से पहले अगर 28 डे की साइकिल है तो ओव्यूलेशन के टाइम पे थोड़ा फिजियोलॉजिकल डिस्चार्ज होता है, वो नॉर्मल है। जो नॉर्मल डिस्चार्ज होगा उसमें कोई स्मेल नहीं होगी, उसमें कोई इरिटेशन नहीं होगी, बर्निंग नहीं होगी। लेकिन अगर आपका डिस्चार्ज कुछ ऐसा है कि जिसमें फाउल स्मेल है, उसमें इरिटेशन है, बर्निंग है, उसका टेक्सचर थोड़ा अलग है, कर्डी टेक्सचर है या कुछ भी ऐसा है, तो इसका मतलब ये इन्फेक्शन है, ये नॉर्मल डिस्चार्ज नहीं है। इसके अलावा बताना चाहती हूँ कि आप अंडरगारमेंट्स कॉटन के चूज़ करें। बहुत ज़्यादा लेसी अंडरगारमेंट्स इस्तेमाल करने से भी ऐसा हो सकता है कि आपको उस एरिया में इरिटेशन और रैशेज़ हों। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट चीज़, लिप्स के बारे में काफ़ी बार लोग कहते हैं कि हमारे लिप्स बहुत ड्राई हो गए हैं, तो टीनेजर्स में ये ज़्यादा प्रॉब्लम होती है क्योंकि उन्हें लिप लिकिंग की बहुत ज़्यादा आदत होती है। तो लिप लिकिंग आपको बिल्कुल बंद करनी है। तो ये जो आप ऐसे करते हैं तो इससे आपके लिप्स बहुत ड्राई होंगे, ये आप बिल्कुल बंद कर दीजिए। अगर आप लिप लिकिंग बंद करेंगे तो आपकी काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और लिप लिकिंग को बंद करते समय आपको लगेगा कि आपकी स्किन और ज़्यादा ड्राई हो रही है लिप्स की, तो उसके लिए क्या करना है, आपको बहुत अच्छे ऑयली ऑक्लूसिव मॉइस्चराइज़र्स इस्तेमाल करने हैं और आपको शहद का इस्तेमाल करना है, जो शहद बहुत ज़्यादा अच्छा मॉइस्चराइजिंग है। मैं नहीं चाहती कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट्स, केमिकल्स इस्तेमाल करें, अपने लिप्स पे लगाएं जिससे कि आपकी स्किन और ज़्यादा डैमेज हो। तो आप शहद इस्तेमाल कर सकते हैं, लिप लिकिंग बंद करें, स्ट्रॉन्ग ऑयली ऑक्लूसिव मॉइस्चराइज़र्स का इस्तेमाल करें। आप देसी घी लगा सकते हैं अपने लिप्स के एरिया की ड्राइनेस को कम करने के लिए। इससे आप जो आपकी लिप बाम लगाने की फ्रीक्वेंसी है वो भी कम होगी, जो कि मैं नहीं चाहती कि आप बहुत ज़्यादा कोई फ्रूटी फ्रेगरेंसेस वाले लिप बाम्स बहुत ज़्यादा लगाएं। और अगर आप लिप बाम लगा रहे हैं तो आप ऐसे लिप बाम चूज़ करें जिनमें SPF हो, ताकि आपको कोई एडेड एडवांटेज मिले। साथ ही मैं बताना चाहती हूँ कि आप अपने बैग में कुछ प्रोडक्ट ज़रूर कैरी करें। तो क्या वो प्रोडक्ट्स हैं जो आपको अपने बैग में कैरी करने चाहिए? तो उसमें है माइल्ड जेंटल क्लेंजर्स, जो आपके फेस को क्लीन करने के लिए, जो आप कॉटन पैड्स में लेके अपने फेस को क्लीन कर सकते हैं अगर फेस पे बहुत ज़्यादा ऑयलीनेस है या अगर आपको लग रहा है फेस पे बहुत डर्ट है। इसके अलावा आपको सनस्क्रीन ज़रूर कैरी करना चाहिए और इसके अलावा आप ये लिप बाम कैरी कर सकते हैं। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट चीज़, स्ट्रेच मार्क्स।
तो स्ट्रेच मार्क्स क्यों बनते हैं? देखिए, जब भी अचानक से आपकी हाइट बढ़ेगी तो आपकी स्किन स्ट्रेच होगी, या आपका वेट बढ़ेगा तो आपकी स्किन स्ट्रेच होगी। तो स्किन स्ट्रेच होने की वजह से स्ट्रेच मार्क्स बनते हैं। तो ये इस एज में कॉमन है। आप नोटिस कर सकते हैं कि आपकी नीज़ के पीछे स्ट्रेच मार्क्स होंगे या आपके बैक पे स्ट्रेच मार्क्स होंगे। तो ये अचानक से हाइट गेन करने की वजह से होते हैं। तो स्ट्रेच मार्क्स के लिए भी क्रीम्स अवेलेबल हैं जो आप लगा सकते हैं। इसमें काफ़ी सारी क्रीम्स ऐसी हैं जो सेफ़ हैं आपके लिए, तो वो क्रीम्स आप लगा सकते हैं अपने स्ट्रेच मार्क्स को थोड़ा बेटर करने के लिए। स्ट्रेच मार्क्स के लिए बहुत सारे ट्रीटमेंट्स भी हैं जो मैं इस एज में सजेस्ट नहीं करूँगी, पर कम से कम आप क्रीम्स लगा सकते हैं। इसके अलावा स्ट्रेच मार्क्स थोड़े से इसलिए भी बनते हैं क्योंकि स्किन ड्राई होती है, तो स्किन बेसिकली स्किन ब्रेक हो रही है, स्किन डिसरप्ट हो रही है और इस वजह से स्ट्रेच मार्क बन रहे हैं। तो जब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपके स्ट्रेच मार्क्स बनेंगे तो आप थोड़ा ऑयलिंग कर सकते हैं, उससे स्किन मॉइस्चराइज रहेगी। तो स्किन मॉइस्चराइज रहने से एटलीस्ट कुछ आप अपनी स्किन को डैमेज कंट्रोल कर सकते हैं और आपके स्ट्रेच मार्क्स उतने ज़्यादा नहीं बनेंगे। और जो स्ट्रेच मार्क्स बन चुके हैं उसके लिए आप क्रीम्स लगा सकते हैं। तो स्ट्रेच मार्क की क्रीम पर भी मैंने वीडियो बनाई है जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया है, तो वो आप ज़रूर देखिए। नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहती हूँ डाइट के बारे में। तो डाइट एक बहुत इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है एक्ने कंट्रोल करने के लिए। इस एज में डाइट का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। एक्ने अगर आप सही डाइट नहीं ले रहे तो एक्ने बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। चॉकलेट्स और मैंगोज़, मीठा खाने से बहुत ज़्यादा पिंपल बढ़ते हैं, तो आपको मीठा कम से कम करना होगा। हाई ग्लाइसीमिक इंडेक्स फूड से पिंपल बढ़ते हैं, तो पिज़्ज़ा, पास्ता, बर्गर, इन सब चीज़ों से बहुत पिंपल्स बढ़ सकते हैं। एक्ने की डाइट पर मैंने एक अलग वीडियो बनाई है, तो उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया है, तो वो आप ज़रूर देखिए। तो उससे आप वो सारी चीज़ें समझ पाएंगे जो आपके हाथ में हैं और जो करने से आप काफ़ी हद तक अपने पिंपल को कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि गूगल की सारी इन्फॉर्मेशन सही हो, लेकिन डाइट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सही ना हो। इसलिए हरी सब्जियां खानी हैं, अलग अलग रंगों के फल खाने हैं, उससे आपकी स्किन में ग्लो आएगा। और मुझे ये नहीं खाना, मैं ये नहीं खाऊंगी, ऐसा करने से आप अपना नुकसान करेंगे। तो आपको सही डाइट खानी बहुत ज़रूरी है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात पीसीओडी के बारे में। पीसीओडी एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम होती जा रही है, क्योंकि पीसीओडी एक लाइफस्टाइल की परेशानी है, ये कोई बीमारी नहीं है और इसी वजह से कुछ शहरों में बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो पीसीओडी डाइट रिलेटेड होती है, लाइफस्टाइल रिलेटेड होती है। तो पीसीओडी में आप काफ़ी हद तक अपने आप से अपने पीसीओडी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो पीसीओडी के लिए सही एक्सरसाइजेस, पीसीओडी के लिए योगा, पीसीओडी की डाइट, लाइफस्टाइल चेंजेस, इन सब पे मैंने एक वीडियो बनाई है जो आप ज़रूर देखिए, वो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया है। तो क्या वो चीज़ें हैं जो आपके हाथ में हैं, जो करने से आप अपने पीसीओडी को कंट्रोल करेंगे, और क्या वो साइंस एंड सिम्टम्स हैं जिसकी वजह से आपको ये आप सोच सकते हैं कि शायद आपको पीसीओडी है। जैसे कि अगर आपके बहुत ज़्यादा एक्ने हैं, आपके एक्ने आसानी से नॉर्मल कन्वेंशनल पिंपल के ट्रीटमेंट से नहीं जा रहे हैं, या आपके चेहरे पे बहुत ज़्यादा बाल हैं, या आपके पीरियड्स इरेगुलर हैं, या आपका वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, या आपको हेयर फॉल हो रहा है, ये सारे वो सिम्टम्स हैं जो पीसीओडी पेशेंट्स में होते हैं। और सारे सिम्टम्स होने ज़रूरी नहीं हैं। अगर आपको इनमें से कोई एक सिम्टम भी है तो भी एटलीस्ट आप उस दिशा में सोच सकते हैं और अपने लाइफस्टाइल को हेल्दी करके अपने पीसीओडी को कंट्रोल कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी। स्किन और हेयर से रिलेटेड और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके।